जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 की। यानी कि 2025 में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के, जिसकी लास्ट डेट भी जल्द ही यानी कि 22 तारीख जिसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। यदि किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो कृपया अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब एक बार डेट निकल जाती है फिर उसके बाद एक्सटेंड होना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आप फॉर्म जरूर भरें। और ग्रुप डी की जो तैयारी करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट इस बार ग्रुप डी की जॉब लेना चाहते हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। और हमारे द्वारा ये आपके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2022 में हुए एग्जाम यानी कि 2019 की जो वैकेंसी थी जिसके एग्जाम 22 में हुए, उसके जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। ये इतना हेल्पफुल रह सकता है कि आपको इसका अंदाजा एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो कृपया प्लीज इसको आप जरूर लगाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी कहने के लिए ही आपके लिए ग्रुप डी हो सकती है, पर ये जॉब बहुत ही अच्छी है और कुछ पोस्ट इसमें इतनी अच्छी है कि आपको प्रमोशन के अकॉर्डिंग बड़ी पोस्ट पर भी जाने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए आप ग्रुप डी को कम ना समझें और ग्रुप डी की तैयारी करें। जो कैंडिडेट करना चाहता है वो इसमें प्लेलिस्ट है ग्रुप डी प्रीवियस ईयर की, आप उसको जरूर देखें। आंसर की सॉल्यूशन है तो जिसमें हम 50 क्वेश्चन कराते हैं एक वीडियो में। अभी तक की हम इसके 19 पार्ट ला चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 20 इसका लेकर आपके सामने आए हैं। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कराते हैं तो कहीं 20 पंजे 100 1000 क्वेश्चन लगभग हम आपको इसमें अभी तक करा चुके हैं। तो आप ये जरूर देखें, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश, नाभिक की जो आवेश है डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसको हमको पूरा करना है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको इस सेंटेंस को पूरा करना है, इस पूरे इसको, ठीक है। तो देखिए जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिक के आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिक के और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल ये भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, ये घटती है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या कहां पर घटती है, जब लिथियम से फ्लोरीन तक हम इसमें जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 40 है, कोण बी बराबर 70 है, तो बहिष्कोण ए का मान हमको बताना है। तो देखिए बहिष्कोण ए का माप इसमें बताना है। तो देखिए त्रिभुज क्या होगा आपका, ये हुआ ए बी और ये सी। अब इसने कहा है कि कोण ए बराबर 40, कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 70, कोण बी बराबर 70। तो बहिष्कोण ए का मान हम बताना है। तो बहिष्कोण कौन सा होगा, यानी कि इसका बाह्य कोण, यानी कि यहाँ से जो बाह्य कोण पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे हुआ और इधर ये हुआ आपका ए, और इधर का हमको ये बाह्य कोण हमको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो तब क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, यानी कि एक लाइन पर बने दो कोणों का योग कितना होगा, 2 या 2 से अधिक, उनका योग कितना होगा 180। तो माना वो x डिग्री है प्लस ये a डिग्री है और बराबर किसके हो जाएगा 180 के। और x डिग्री बराबर a का मान कितना है, a का मान है आपका 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। वो x बराबर कितना आ जाएगा, x डिग्री बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 40 बराबर 140 के। तो 140 इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण पुंज इनमें से किस कारण से दिखाई देती है। तो यानी कि जब आप किसी धुएंधार कमरे में जब प्रवेश करते हैं तो आपको एक, जैसे कि किसी दीवार से या छोटे छिद्र से उसमें प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, तो आपको इस तरीके से वो एक किरण पुंज आपको बनी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये किरण पुंज होती है जो ये किस कारण बनती है, तो ये किस कारण बनती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये है किरण पुंज बनती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पैसेज फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 में कहा है कि ये व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पैसेज फ्रॉम कोल पैसिंग। तो ये क्या है इसका, रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 55 में कहा है कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र दिया है का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प इनमें से सही अक्षरांकन है। यानी कि जो इनके द्वारा अक्षर दर्शाए गए हैं, जैसे ए दर्शाया गया है, बी दर्शाया गया है, सी डी ई, इनके नाम सही है। तो ये किसमें है, देखिए इसमें जहां पर ए है वहां पर क्या है, ऊपरी अधिचर्म। तो ये क्या है, एपिडर, ये क्या होता है, ये जो त्वचा होती है उसके बारे में ये दिखाया गया है। तो जो बाहर की परत होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऊपरी अधिचर्म। और बी को, जहां पर बी है ये वाला, इसको कहा जाता है निचली बाह्य त्वचा। और जहां पर सी है, सी कहां पर है, ये यहाँ पर, तो इसको कहा जाता है रक्षक कोशिका। क्या कहा जाता है, रक्षक कोशिका। इसी प्रकार डी को कहा जाता है वायु अवकाश। तो डी को कहा जाता है वायु अवकाश। इसी प्रकार ई को कहा जाता है आपका हरित लवक। तो ई को कहा जाता है हरित लवक। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये किसकी बात है, सिर्फ पत्ते की या पौधों की त्वचा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 56 में कहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि बतानी है हमको। देखिए क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 2500 रुपए। और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस इसका 2375 रुपए। यानी कि हमने एक वस्तु 2500 रुपए खरीदी और 2375 की ये बेच दी, तो हमको कितनी हानि हुई। तो हानि निकालने के लिए क्या करना होगा, हानि का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि लॉस बराबर सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 130 अपॉन 2500 गुना 100। तो 0 से 0 कटा, 25 से काटेंगे इसको, तो 25 पंजे 125, कितना बचा आपका 5 बचा, कितना बचा 5, और 25 दूनी 50, तो 5.2 या 5% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 57 में कहा है कि डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए कितने हैं, किसकी बात की गई, डॉटर की, DAUGHTER। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डी से शुरू करेंगे, तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद EFG, तो 1 मिल गया जी, फिर H 2 मिल गए, HIJK, फिर ए से करेंगे शुरू, तो ABCDEFG, ए में है नहीं कुछ भी, फिर यू से UVWXYZ, तो यू में भी नहीं, तो फिर जी से, क्योंकि इधर चलेंगे जी से तो ये नीचे है जी से, तो GH एक और मिल गया हमको, HIJK इधर नहीं है, फिर TUVWXY, तो इधर भी नहीं, और टी के बाद TUV इधर भी नहीं, तो फिर ई से देखते हैं EFGHIJK, तो इधर नहीं है ई से, फिर देखते हैं हम आर से, तो आर के बाद ST, तो एक ही है, फिर UVWXY, तो यहाँ पर नहीं है, तो कितने हैं टोटल 4, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, 58 में कहा है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। तो जो एक क्रम में व्यवस्थित है उनकी जो 11 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 41 है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्या गुणा योग। तो अब 11 कम 11 और 11 चौक 44 और ये कितना हो गया 45, तो ये कितना है 451। इसके बाद पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, तो 18 पंजे कितना हुआ 90। इसके बाद अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, यह है 64। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 64, तो 5 चौक 20
2, 5 छंग 30 और 2 32, तो कितना है 320। अब इसमें शुरू की 5 संख्या ली गई, फिर लास्ट की 5 संख्या ली गई, एक संख्या ऐसी है जो 2 बार रिपीट हुई है, तो हम क्या करेंगे इसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्या इनको जोड़कर, पहले तो उनको जोड़ेंगे टोटल, 0 9 और 2 11 और 3 और 1 4, कितना है 410। अब 410 को क्या करना है हमको 451 से माइनस कर देना, तो 5 संख्या ये है, 5 संख्या ये है 10 और टोटल संख्या कितनी है 11, तो 11 माइनस 10 बराबर 1 के, यानी कि 451 माइनस कितना हो जाएगा 410, तो कितना बचेगा 5 में से 4, 5 में से 1 गया 4, 41, तो 41 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किया गया, तो ये कब किया गया था 2021 में, तो 2021 में इसका राइट आंसर रहने वाले। इसकी जो मौजूदा राशि है वो 25 लाख रुपए है। ठीक है, खिलाड़ी को मिलने वाली है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, एक एक्स हुई एक वाई हुई, जो इन धातुओं को क्रम से 5:2, 5:2 और 5:7 में विभाजित करती है, 5:2 और 5:7 में। ठीक है, इनको मिलाकर तैयार की गई जाती है, इनसे एक धातु या एक आभूषण तैयार किया जाता है। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राओं में पिघालकर एक तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, हमको एक्स वाले और वाई वाले एक साथ करके इनको क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स वाले लेंगे, तो ये कितना है 5/5 और 2 7, प्लस इधर कितना है 5 और टोटल कितना है 7 और 5 12। ठीक है, ये हुआ x और यहां से y अनुपात, ये कितना हो जाएगा 2/7 और 7/12। इनको ऐड करेंगे 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35 अपॉन 12 सत्ते 84, ये आ गया। इसके बाद इनको जोड़ते हैं 12 दूनी 24 और 7 सती 49 अपॉन 12 सत्ते 84। देखिए अब इनका जो अनुपात बनता है तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा अनुपात 60 और 35 कितना हुआ आपका 95, तो 60 और 35 कितना हुआ 95 और बटे कितना है 84, अनुपात इधर कितना हुआ ये 49 और 24 कितना हुआ 49 और 24 हुआ 73 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 84, तो 84 से 84 कटा, क्या बचा हमारे पास 95 अनुपात 73, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया, तो यानी कि जो बाल साहित्य पुरस्कार होता है इनके बच्चों को दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, वो 2021 में कितने बच्चों को दिया गया था, वो दिया गया था 22 बच्चों को, तो 22 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये किसमें होती है पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में कहा है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी, तो 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार टंकी है, तो टंकी का जो आयतन निकालना होगा, तो सबसे पहले टंकी का आयतन, तो आयतन निकालेंगे यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये कितना आएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, और ये मीटर में है। ठीक है, ये सबसे पहले इसको यहीं से हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, या हम इसको मीटर में है ये इसको ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है हमारे पास। तो देखिए ये 2 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम मीटर में रहने देते हैं, तो कितना जाएगा 8, वॉल्यूम कितना आ गया 8। अब इसके बाद पानी की टंकी वाला एक वर्ताकार इनलेट, यानी कि एक टंकी को भरने वाला, ये टंकी है, इसको भरने वाला एक नल लगा हुआ है,
जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2.2 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन तो काफी आसान है, क्योंकि इसको हम सबसे पहले इसका एक सेकंड में भरे जाने वाले पानी की मात्रा निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आयतन की गुणा इसमें कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 7.3। ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास आपसे ये नहीं होगा तो आप मुझे इसको कमेंट में बताइए, मैं इसको आगे सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये आसान है, आसानी से हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में बहती है। तो देखिए पेरियार नदी से संबंधित दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पेरियार बांध और एक पेरियार नदी। तो ये दोनों ही कहां पर है, बांध भी और नदी कहां पर है दोनों, ये है आपकी केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप में निरूपण करता है। तो ये क्या होता है, V बराबर आई आर के। क्या होता है, V बराबर आई आर के। ओम का नियम इसको ही कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या निकाला जा सकता है, इससे आपका जो धारा या वोल्टेज या इसका जो होता है रेजिस्टेंस ये निकाला जा सकता है, और V बराबर किसके होता है, आई आर के। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा है कि यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान इसमें हमको बताना है। तो समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन यानी कि 6 अपॉन 18 और 39 अपॉन x, ये होता है। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 39 तिया कितना हो जाएगा, तो 39 तिया हो जाएगा आपका 117। 39 तिया कितना होता है 117, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दोस्तों यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आगामी जो समय में एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, मई या जून के आसपास एग्जाम होने की संभावना है, तो यदि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने उनके लिए भी एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में हुए सीबीटी 1 एग्जाम की जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम इसमें करवा रहे हैं। आप उसको जरूर देखें, उसमें अभी तक हमने 6 से 7 पार्ट उसमें अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट को ओपन करें, उसमें आपको एनटीपीसी प्रीवियस ईयर आंसर की सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको जाए और ओपन करें, उसमें आपको 6 से 7 वीडियो देखने को मिलेगी। हम एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डालते हैं, तो आप उसमें जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं ड्यूटी करता हूं और 8 घंटे ड्यूटी करना होता है, बाकी जो समय मिलता है उसमें पढ़ना और आपके लिए वीडियो बनाना भी रहता है। तो इसीलिए आप वीडियो जरूर देखें, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रीस कर भूमि में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अंतःसंयन। अंतःसंयन इसका राइट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों यदि आपको ये पता होगा कि जो पानी यानी कि धरती पर होता है और वो हवा में उड़ जाना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 आपका पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे आपके पाई चार्ट और जो वेन डायग्राम है उनसे। तो देखिए इसमें कहा है कि पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये सबसे पहले दिया है इसने कि ये 24% डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल पर 30% है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर 10% है और मैन्युफैक्चरिंग पर 28% है और आपका ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है, 8% है। अब इसने जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है, कितने का, 500 कैलकुलेटर का,
और उन पर प्रत्यक्ष श्रम यानी कि डायरेक्ट जो लेबर है लागत कितनी है आपकी 1 लाख। तो एक कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले बात कर ली जाए तो 500 कैलकुलेटर का निर्माण हुआ। टोटल कॉस्ट कितनी लगी लेबर की, तो ये लगी 1 लाख। तो 500 से काटेंगे इसको, तो 500 से कटेगा तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये आया। इसके बाद इसने कहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये जो 200 रुपये है ये किसके बराबर है, ये उसकी डायरेक्ट लेबर के। और डायरेक्ट लेबर कितने के बराबर है, तो डायरेक्ट लेबर उसकी 24% के बराबर है। तो जो 24% का मान है वही कितना है, 2000 रुपये है। कितना है, 2000 रुपये। तो 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 गुणा ये 100/24। और इस पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए इसको, 144 का। कितने का चाहिए, 144 का, क्योंकि 44% मतलब 144, तो ये 100। इससे ये 2 जीरो कटी और 6 से काटेंगे इसका, 6 चौक 24, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, कितना बचा आपका, बचा ये 2, 6 चौक 24। और फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 6 की 24, ये कितना हुआ 6 और ये हुआ 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200। यानी कि 200 और 6 गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहा है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूल शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश अभियान शुरू किया। तो ये कौन सा अभियान शुरू किया, ये क्या, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये क्या है इसका नाम, अभ्यास। तो अभ्यास इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो 52 है राष्ट्रीय आपात, बिल्कुल सही है। 360 में है वित्तीय आपात, ये भी बिल्कुल सही है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। फिर अनुच्छेद 356 में राज्य में आपात, यानी कि राज्य में आपातकाल की घोषणा, यानी कि जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर लगा है, पंजाब में। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में 358 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात, ये कोई आपात नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि आपका एक पाई चार्ट से संबंधित और एक आपका डायग्राम यानी कि पाई चार्ट और डायग्राम से संबंधित इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। यानी कि वर्ष 2012 से 16 के बीच एक संगठन है जिसमें क्या दर्शाता है कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए यानी कि अध्ययन के चार्ट में वर्ष दौरान किए गए संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये उसमें उत्पादन को दर्शाते हैं। और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या पूछा है कि वर्ष 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए सबसे पहले बात कर ली जाए कि वर्ष 2015 में कितना था। तो 15 में कितना है आपका 12.6। तो 15 में कितना है 12.6 है 2015 में। और 2016 में कितना है, तो 2016 की बात कर ली जाए तो 2016 में है आपका 18.9। कितना है 18.9। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले करना क्या होगा हमको, 18.9 से 12.6 इसमें से माइनस करना होगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6.3। 6.3 इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई और कितने पर हुई, 12.6 पर। कितने पर हुई, 12.6 पर, और गुना 100। तो ये 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा,
63 दूनी 126, 2 बार और 2 से काटेंगे इसको 50 बार, तो 50% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए 74 आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको 3 ऑप्शन दिए, 3 में से सॉरी 3 आपको ये दिए हैं, 3 में से कौन सा सही हो सकता है? तो टीन लेड मिश्रण धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। एसएन और पीबी मिलकर क्या बनाते हैं? आपका फ्यूज का तार। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी बात सही है। यानी कि फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाएगा? विद्युत में तार से जोड़ा जाएगा। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि उसका गलनांक उच्च ना होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 430 है, तो दो संख्याएं माना x और y है, इनका जो योग है वो कितना है? 430 है। और HCF कितना है? HCF है इनका 43, तो HCF कितना हो जाएगा? 43, तो HCF बाहर रहेगा। ये कितना है? 43, तो काटेंगे 43 से, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 10 बार। तो x प्लस वाई बराबर किसके आ जाएगा? 10 के। निम्नलिखित में कौन सा वह सही युग्म है? तो इसको तोड़ सकते हैं हम किस में? इसको तोड़ सकते हैं हम 3 और 7 में, 7 और 3 10। अब किसकी गुना करेंगे इसमें? 43 की, तो 43 की गुना यहाँ पर कर देंगे और 43 की गुना यहाँ पर कर देंगे। तो 43 तिया कितना होता है? 129, और 43 सत्ते कितना होता है? 301, तो 129 और 301 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ये 3 प्रकार के इसमें पदार्थ बनते हैं क्लोरो एल्की से। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में ये आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और काफी अच्छा और आसान भी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है कि एक जंगल में 6 जिराफ है, वे जिराफ कौन कौन है? PQRSTU, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। S क्यों से लंबा है? तो S क्यों से लंबा है? P R से लंबा है, तो P किससे लंबा है? R से। S T से छोटा है, S है जो वो T से छोटा है। क्यों P से लंबा है? क्यों है जो वो P से लंबा है, तो P कहीं ना कहीं नीचे होगा और R उसके भी नीचे होगा, किंतु T से छोटा है। एक सेकंड, देखिए इसने कहा कि S T से लंबा है, S है जो वो T से लंबा है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि S क्यों से लंबा है, तो S किससे लंबा है? क्यों से। इसके बाद इसने कहा है कि P R से लंबा है, तो P R से लंबा है, और S T से छोटा है, S है जो T से छोटा है। क्यों P से लंबा है? क्यों है जो वो P से लंबा है, किंतु R से छोटा है, बिल्कुल सही। T U से छोटा है, जो T है वो U से छोटा है। इन 6 जिराफ में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? ये R है, तो R इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो जो आपके ये है मेडल विनर है वो कितने हैं? ये है। और गर्ल्स कितनी है? ये है। और यानी कि जिम्नास्टिक है, ये टोटल इतने हैं। तब इसने कहा है कि जिम्नास्टिक और पद विजेता यानी कि मेडल विनर और लड़कियां, ये 3 आपको दिए गए हैं। अब इनमें जो पूछा गया प्रश्न है उसका हमको आंसर देना है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। तो कहा है कि इसने सबसे पहले कहा है कि उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता है, न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता, तो टोटल कितनी है? 23 है। न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता, तो वे कितनी है? 23।
न तो जिम, तो देखिए ये तो गलत हुआ क्योंकि ये ओनली जिम्नास्ट है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहा कि उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है वो कितनी है, 41। ये भी गलत। उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं और कितनी है, 27। यानी कि पदक विजेता है और लड़कियां है, तो पदक विजेता भी होगी और लड़कियां भी होगी, वो टोटल कितनी है, वो है 27। तो देखिए पदक विजेता और प्लस क्या है, गर्ल्स भी है, तो टोटल कितनी है, वे 27 है। कितनी है टोटल, 27। तो ये बात बिल्कुल सही है। गर्ल्स ये है और पदक विजेता ये है, गर्ल्स ये है और पदक विजेता ये है, तो टोटल ये कितनी है, ये है 27। तो 27 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में कहा है कि दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है, तो ये कितना अंतर होता है, ये होता है आपका 14। तो ये 14 इसका राइट आंसर रहेगा समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा है कि EFGHIJ के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। ये एक सीधी पंक्ति है, इसमें उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं कौन कौन, EFGHIJ के। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो। HG के दाएं दूसरे स्थान पर है, HG के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो G ये होगा, इसका दायां दूसरा स्थान H हुआ। इसके बाद इसने कहा कि F और K एक दूसरे के ठीक बगल में है, F और K आसपास है, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। F और E दोनों I के ठीक बगल में है, F और E। देखिए कहीं ना कहीं F ये है तो E ये होगा, और ये F और E किसके बगल में बैठे हैं, I के, तो I इनके बीच में होगा। H और E एक दूसरे के ठीक बगल में है, H ये रहा और E ये है, और I ये हुआ, कहां पर हुआ, I ये है और F ये है और K ये है। इसके बाद इसने कहा कि K पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो दाएं सिरे पर ये है K इधर। J H के बाईं और ठीक बगल में है, जो J है H के बाईं और ठीक बगल में है। J के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये कौन है, G। तो G इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताए कि दी गई धारणाओं में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसने आपको कथन दिया है और उसके आपको निष्कर्ष पूछा है, यानी कि धारणा पूछी है। तो इसने कहा कि मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको कहीं किसी भी हॉल में मान लीजिए या किसी भी इवेंट में मान लीजिए कि आपको वहां पर एंट्री लेनी है और 21 अप्रैल लास्ट डेट है आपको फ्री पास लेने की, ठीक है। लेकिन आपकी वैधता क्या होनी चाहिए कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका वहीं का होना चाहिए, ठीक है, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो धारणा क्या है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो इसने सिर्फ निवास प्रमाण पत्र की बात की है, पहचान पत्र की या मतदान पत्र की बात नहीं की है, तो ये तो गलत हुआ। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा रहे हैं, ये कोई संभावना नहीं। ये कहाँ पर खरीदे जा रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं या कैसे खरीद रहे हैं, तो दोनों ही धारणा क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किसको किया गया, प्रदीप कुमार मोहंती। तो प्रदीप कुमार मोहंती इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले जो न्यायमूर्ति यानी कि ये जो आपके लोकपाल है ये कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 18 हुआ, ये 45 हुआ, ये 109 हुआ। तो देखिए
9 से 10 बना, 10 से 18, 18 से 45, 45 से 109। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको कॉमन चीज है कि इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, अंतर देखना होता है। तो अंतर चेक करेंगे इसमें। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का। इनके बीच में कितने का है, ये 8 का। और इनके बीच में कितने का, ये 27 का। कितने का है, 27 का। और इनके बीच में कितने का है, तो ये कितने का हो गया आपका, 64 का। कितने का हुआ, 64 का। अब देखिए ये 1 का, ये 8, ये 7, 27 और ये 64। तो ये कहीं ना कहीं 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। तो अब क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 प्लस 109, 125 प्लस 109 कितना हो जाएगा, 224, सॉरी 234। तो 234 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहा है कि 5 मित्र ASDFG ने एक कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई के महीने में प्रवेश लिया। तो ए ने कब लिया, मई में। ए ने कब लिया, मई में। केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश किया। तो डी ने कब किया, एफ और एस के बीच में। जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। तो देखिए जी ने किसके बाद लिया, ए के ठीक 1 महीने बाद। तो बीच में कोई ना कोई आया होगा, बीच में कोई ना कोई आया होगा। यानी कि मई के बाद क्या आया, जून। तो जून का भी पता नहीं, लेकिन जुलाई में किसने लिया, तो जुलाई में लिया ये जी ने। तो जी ने कब लिया, जुलाई में। इसके बाद इसने कहा है कि एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। तो एफ ने प्रवेश जो लिया वो क्या था, लास्ट था ये। तो एफ कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। एफ कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। और डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो डी का प्रवेश इसमें बताना है। इससे पहली लाइन में देखते हैं कि डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश किया। तो डी ने कब किया, एफ और एस के बीच, एफ और एस के बीच प्रवेश किया। और यहां पर ये कह रहा है कि एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। तो एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। तो डी कहां पर हुआ, यहां पर। और यहां पर कौन हुआ, एस हुआ। एक सेकंड देखिए, ये जो आपका जी है इसने 1 महीने बाद प्रवेश लिया। तो इसने कब लिया, इसने लिया जून में। क्योंकि 1 महीना बाद, यानी कि जैसे मई, मई के अगला महीना कौन आएगा, जून। तो जून में किसने लिया, जी ने। तो जून में किसने लिया, जी ने। और जुलाई में किसने लिया, एस ने। तो जुलाई में किसने लिया, एस ने। और अगस्त में किसने लिया, डी ने। तो अगस्त में किसने लिया, डी ने। अब देखिए इसको सही तरीके से देखते हैं। ये सबसे पहले ए ने कब लिया, ए ने लिया आपका ये मई में। तो मई में जो प्रवेश लिया वो किसने लिया, ए ने। उसके बाद इसने कहा है कि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद। तो जी ने कब लिया, इसके बाद, यानी कि जून में किसने लिया, ये लिया आपका इसने, जी ने। और इसने कहा है कि सबसे लास्ट में किसने लिया, एफ ने। तो सबसे लास्ट में एफ ने लिया। उससे पहले किसने लिया, डी ने। और उससे पहले किसने लिया, एस ने। तो जुलाई, जून, एक सेकंड, जी के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लेता है। प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति है। तो ये अंतिम व्यक्ति है। तो ये जुलाई में गया, ऐसे जुलाई में। और अगस्त में कौन गया, तो अगस्त में गया डी। तो ये अगस्त में कौन आया, डी। और सितंबर में कौन आया, आपका एफ। तो इसने पूछा है कि डी ने किस महीने प्रवेश लिया। तो डी ने कब लिया, ये अगस्त में। तो अगस्त इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में कहा है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वर को भारत का एक नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। तो ये किसका स्थान ग्रहण किया, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 आपका बहुत ही आसान और
यानी कि जो ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से संबंधित, ये इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसने कहा है कि 2000 रुपए की राशि 8% 8.25% वार्षिक दर से। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर सभी को पता है दर गुणा समय बटे 100 और किसके ये यानी कि जो आपका मूलधन होता है तो मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100। तो मूलधन कितना हुआ 2000, दर कितनी हुई 8.25 और समय कितना हुआ, सिर्फ हमको समय के ही दिक्कत हो। तो समय क्या है इसमें 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2000 किसकी बात की है, 20 अप्रैल 2022 तक की। तो देखिए 7 फरवरी से और यानी कि 20 अप्रैल के बीच कितने दिन होंगे, तो ये दिन में काउंट करने तो 365 तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि 2022 है, ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो इसमें कितने, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं फरवरी में, इसमें होते हैं आपके 28 दिन और 7 दिन इसमें से पहले आ गए, तो कितने बचे दिन, बचे आपके 22, एक सेकंड, ये कितने बचे आपके 21 दिन बचे। इसके बाद 20, इसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है आपका मार्च, और मार्च कितना होता है आपका 31, तो मार्च कितना होता है 31। और फिर अप्रैल की बात की गई तो 20 अप्रैल, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 21 कितना हो गया 41, कितना हुआ 41 और 41 और ये कितना हुआ आपका 31, 1 1 2 4 और 3 7 72, तो ये कितना हुआ 72, या हम इसको 73 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 73 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये कितनी बार विभाजित होगा, ये होगा आपका 5 बार, तो 5 बार विभाजित हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। इसके बाद ये 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, कितना बचा आपका 3, 5 6 30 और कितना बचा 2 और 5 पंजे 25, तो 165 दूनी कितना हो जाएगा आपका 330, तो 165 दूनी 330 यानी कि 33 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है कि YHF को एक अक्षर श्रृंखला दी है, इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपको एक श्रृंखला दी है, देखिए उपरोक्त श्रृंखला। दोस्तों यदि आप रीजनिंग की क्लास करना चाहते हैं तो हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें हम रीजनिंग की स्पेशल रेलवे क्लास करा रहे हैं, यानी कि रेलवे में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशल 30 क्वेश्चन, इनके मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन इसमें हम इसमें आपको करा रहे हैं और सभी टॉपिक से और सभी टाइप के हम इसमें क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी तक हम इसका एक पार्ट लाए हैं, जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इसमें कहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर होते हैं। अब इनमें से कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए और लास्ट में भी क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्वर को पहचानेंगे हम, तो स्वर कहाँ है, सबसे पहले यहाँ पर ये आई है, ए ई आई ओ यू, तो इसके पहले भी एक व्यंजन है और इसके बाद भी एक व्यंजन है, तो एक तो हमको यहीं से प्राप्त हुआ। इसके बाद ये देखते हैं ए भी एक स्वर है और इससे पहले एक व्यंजन और बाद में भी एक व्यंजन, तो ये कितना हुआ 2। इसके बाद ई से पहले वाई और ई के बाद यू, तो ये यू क्या हो गया आपका स्वर, तो ये तो गलत हुआ। फिर यहाँ देखते हैं आई, फिर से आई आया, इससे पहले जी है और बाद में क्या है आपका आर है, तो ये भी एक व्यंजन हुआ, तो ये भी कितने हुए 3 हुए। उसके बाद देखते हैं ए हुआ, ये तो ए से पहले व्यंजन है और ए के बाद व्यंजन है, तो कितने हुए 4 हुए अभी तक की। फिर यू से पहले आपका बी और बी, देखिए ये क्या हुआ आपका टोटल 5 है, इसमें कितने हैं टोटल 5 है, एक ये हुआ, तो इसमें दिए कितने गए हैं 4, लेकिन ये इसका आंसर गलत है, टोटल कितने हैं इसमें 5, तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा। रेलवे ने इस क्वेश्चन को गलत माना है इसलिए उसने अपने आंसर को हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि सीधा सीधा बात कर लीजिए तो 10 का मतलब 55 से है और 12 का संबंध 65 से है
और 18 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 10 से 55 कैसे बनेगा? 10 गुना 5, 10 गुना 5 प्लस 5, यानी कि 10 गुना 5 प्लस 5 बराबर किसके आ जाएगा? 55 के। इसी प्रकार ये सेम पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे तो 12 पंजे 60 प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा? 65 के। तो क्या ये 65 है? बिल्कुल सही। इसी प्रकार हम 18 को करेंगे तो 18 पंजे 90 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 95। तो 95 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में कहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करती है। तो 20 महिलाएं, 20 फीमेल एक काम को कितने दिन में करती है? तो ये करती है इस काम को 30 दिन में। कितने दिन में करती है? 30 दिन में। और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो सॉरी, ये भी 15 दिन में करती है। महिलाएं कितने दिन में करती है? 15 दिन में। और इसी प्रकार 16 पुरुष, तो 16 मेल उस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। तो 15 से 15 कटा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो फीमेल और मेल का जो रेशो आया है वो आया है कितना है? 4:5 का। अब इसने कहा है कि एक पुरुष और एक महिला इस कार्य की कुशलता का अनुपात क्या होगा? तो ये तो कार्य करने की इसकी दर है और इनकी क्षमता क्या होगी? इसकी उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी का मतलब यानी कि 5:4। तो 5:4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 फिर से आपकी अल्फाबेटिक सीरीज आ गई। देखिए इसमें कहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है? देखिए ये कोई प्रतीक है, इससे पहले एक संख्या होनी चाहिए और उसके बाद एक क्या होना चाहिए? अक्षर होना चाहिए, यानी कि ए जैसे। तो ये पैटर्न हमको देखना है कहाँ पर फॉलो करता है। तो देखिए प्रतीक हुआ, उससे पहले संख्या, तो प्रतीक और उससे पहले संख्या और उसके बाद एक यानी कि अक्षर, यानी कि क्या होगा? अल्फाबेट। तो ये कहाँ है? एक तो प्राप्त हुआ हमको। इसके बाद देखते हैं फिर से प्रतीक और प्रतीक से पहले आपकी एक संख्या। तो ये इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। सिर्फ एक में ही ये इसका पैटर्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा है कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में पी क्यू आर एस की पहचान कीजिए। तो पी क्यू आर एस की पहचान इसमें करनी है हमको। तो देखिए सबसे पहले बात कर ली जाए तो इधर पी, ये क्या है? क्यों। ये क्या है? क्यों है। और ये क्या है? यहाँ पर ये भी क्यों है। तो इधर क्यों कितने हैं? 2 हुए। और इधर कितने होने चाहिए? इधर होने चाहिए 2। तो यहाँ पर 2 करेंगे, यानी कि Fe2 कितने? यहाँ पर Fe2 है और इधर Fe है, तो Fe2 बराबर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसको हम क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं, इस समीकरण को संतुलित। तो क्यों का मान कितना है? क्यों का मान अभी हमारे पास कितना है? 2। इसके बाद हम देखते हैं फिर से तो R यानी कि SO2 कितने हैं इधर? तो SO2 आपके 1 है, तो इधर भी कितना है? 1 है। तो ये तो बात सही हुई। तो यानी कि जो आपका R का मान हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ आपका, ये किसके बराबर हुआ? 1 के। और फिर S कितना है? तो SO3 कितना है? SO3 इधर कितना है? आपका 1 है। SO3 कितना है? 1 है, तो इधर भी 1 है। तो S का मान कितना हुआ? 1। इधर देखिए P और इधर क्यों, तो क्यों इधर कितने हैं? 2 है। इधर भी कितना होने चाहिए? 2। तो P भी कितने होने चाहिए? 2। तो ये 2 और 1 सेकंड, P ये क्यों कितना है? क्यों है 1 यहाँ पर। देखिए 1 की गुणा हुई है तो क्यों कितना है? 1। तो 2 1 1 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रम से कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो ये आपको एक समीकरण दी है, यानी कि आपको एक इक्वेशन दी है जो कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की है। तो इसमें कितने कार्बन और कितने आपके जल होते हैं ये आपको इसमें संतुलित करना होता है। तो देखिए इधर कितने हैं? सबसे पहले बात कर ली जाए जल की। तो जल की बात कर लिए तो इधर कितने हैं? H2O। और इधर कितने हैं? इधर भी H2O है। तो ये कितने हुए?
6H2O कितना होगा ये 6H2O। देखिए इधर कितने O है 6 है, तो हमको इधर भी कितना करना होगा 6 करना होगा, और इधर भी कितना करना होगा 6 करना होगा। तो ये कितना होगा 6H2O। तो यानी कि जल की जो मात्रा है H2O की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 6। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 की मात्रा कितनी है, इधर कितने है C 6 है, और इधर कितने हैं आपका, देखिए यहाँ पर C6 है, इधर आपका 1 है, तो इधर भी 6 करने होंगे, तो कार्बन कार्बन बराबर करने होंगे, तो कार्बन भी कितने हुए 6 हुए, तो 6 और 6 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से किसके द्वारा यानी कि किसने अहिंसा विरोध किया। तो ये किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ये कौन सी यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री। क्योंकि जो योजना आयोग होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये कितने वर्ष की होती थी, ये 5 वर्ष की होती थी। और 3 बार आपात की स्थिति में या यानी कि आर्थिक संकट या किसी भी कारण से कह सकते हैं, तो 3 बार आप ये आपकी जो पंचवर्षीय योजना है ये क्या की गई, ये नहीं लगाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में कहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो माना उसका अंकित मूल्य x है और इस पर कितने परसेंट की छूट दी इसने, तो इस पर जो परसेंट की छूट दी है वो कितनी दी है 25% की। तो यानी कि 25% का मतलब क्या हुआ 75, तो 75/100 बराबर किसके है, ये 28,438 के, सॉरी 473 के। तो ये 473 के बराबर है। तो 25 दिया 75, 25 चौक का 100, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 1 बचा 3 चौक 12, कितना बचा 2 बचा 3 नम 27 और 3 कम 3। अब हम गुणा कर देंगे इसमें 4 की, तो 4 कम 4, 4 निम 36, 4 चौक 16, 3 19, 4 नम 36, 36 और 1 37। तो ये कितना आ जाएगा 37,964। तो 37,964 इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये आपका एक अवतल दर्पण है, तो ये आपकी जो मुख्य अक्ष हुआ, और वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है C, और C से गुजरने वाली जो रेखा होगी, C से गुजरने वाली जो रेखा है उसके द्वारा आपतित और यानी कि जो आपकी किरण होती है आपतित और परावर्तित किरण, इनके मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, ये होगा आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये यही जाएगी और वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें कहा कि नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाता है, कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलित नहीं है। बात कर लीजिए कॉपर टी, तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचाएगा। मुख्य गोलियां, तो शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंचाएगा। कंडोम, ये रोपण ग्राफ जाएगा, ये रोपण रुक जाएगा। ठीक है। नलिका उच्छेदन, ये किसका निषेचन का एक जाएगा। ठीक है। तो कौन सा इसमें से, देखिए सबसे पहले ए का 4, तो ए का क्या है 4। इसके बाद बी का 3rd, तो बी का 3rd, बी का क्या हुआ 3rd, और सी का 2nd, सी का क्या हुआ 2nd, और डी का 1st, तो डी का क्या हुआ 1st। ये इसके सुमेलित है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, यानी कि ये श्रीनिवास हुआ और ये उनकी वाइफ हुई। तो देखिए श्रीनिवास x का है, तो इनकी वाइफ x-4 की है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत, इनके 5 वर्ष का मतलब है इनमें 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद +5,
5 वर्ष बाद इनकी जो आयु है उसका औसत कितना हो जाएगा 33 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा 33, और 33 दूनी कितना होता है 66। तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 4 प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा 33 दूनी 66 के। तो देखिए अभी एक कॉल आ गई थी ऑफिस से, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में कहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। तो श्रीनिवास जो है आपके श्रीनिवास की जो आयु है वो कितनी है x है। इनकी वाइफ की जो आयु है वो कितनी है x प्लस x माइनस 4 है, क्योंकि इनसे 4 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो उनकी आयु का जो औसत है वो कितना हो जाता है 33, और ये व्यक्ति कितने हैं 2, तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 66। इनका योग कितना होगा 66। इनको आपस में ऐड कर लेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और इधर कितना हो जाएगा 5 और 1 6 बराबर किसके हो जाएगा 66 के। और x बराबर किसके हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 के, क्योंकि ये 6 इधर जाकर माइनस होगा 60 के, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30। अब इसने कहा है कि लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की वर्तमान आयु हमको निकालनी है। वर्तमान आयु कितनी है x माइनस 4 है, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 30, और 30 माइनस 4 बराबर 26 के। तो 26 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश, अर्थात इन जिन में से इनके जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त की, तो इसे कहा जाता है विजेता। ठीक है, विजेता या बंधनहीन, तो ये इससे संबंधित है जैन धर्म से। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने 50 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी प्रकार के। 1 से 2 क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए भी दिए हैं। यदि आपसे ये नहीं हो पाएंगे तो आप हमको कमेंट में वापस इसमें लिख सकते हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।